बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद और आपकी और मेरी मुलाकात सहरी ट्रांसमिशन में रोज़ाना ही होती रही है। और आज ईद का दिन है, मैंने कहा आज भी आप लोगों के लिए कोई अच्छे से थोड़े से कोई टिप्स आप लोगों को बता दिए जाए मेरी तरफ से और K2 टीवी की जानिब से। आप सब लोगों को दिली ईद मुबारक हो और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी हज़ारों ईदें जो हैं वो आप लोग देखें अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने लोगों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जी नाज़रीन, मैं ईद से पहले जो है रोज़ों में रिकॉर्डिंग करके तो फिर मैं उम्रे पे चला गया और वहाँ पे जो सहर इफ़्तार होता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। मुझे अल्लाह पाक जो है 2005 से वहाँ पे बुला रहा है और 2 साल जो कोरोना के थे इसमें मैं नहीं जा सका। जब फ़र्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गया तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि वहाँ पे कोई 10 लाख के करीब मक्का और मदीना में लोग जो है वो अफ्तारी करते हैं। 10 लाख मदीना शरीफ में, 10 लाख मक्का शरीफ में, और बहुत बड़े बड़े सुफरा जो है वो लगे होते हैं। तो मैंने जब बाहर आया अपने होटल से और असर के टाइम जो है वहाँ पे नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने कहा कहीं भी बैठ जाएं तो वहाँ पे जो आला किस्म के लोग हैं वो आपको पकड़ पकड़ के जो है वो सुफरा पे बिठाते हैं कि हमारे सुफरा पे आप बैठे। और बहुत मुझे हैरानगी हुई कि बहुत ही ज़बरदस्त उनके बच्चों को भी उर्दू आ रही थी और वो हमें साथ पकड़ के अंकल हमारे साथ आप रोज़ा इफ्तार करें। तो बड़ा अच्छा मुझे ये लगा। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सी मूवमेंट करके मस्जिद नबी में सब जगह घूमा तो मुझे वहाँ पे कोई पकोड़ा और समोसा नज़र नहीं आया। तो मैंने कहा कि आज मेरा रोज़ा पता नहीं कैसे खुलेगा, क्योंकि हम बीइंग पाकिस्तानी आपको पता है ना कि जब तली हुई चीज़ें और अफ्तार में इतने सारे पकवान ना हों, पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की, आपको पता है कि हर घर में मुख्तलिफ़ डिशें जो है वो बनाई जाती हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। वहाँ पे दही था और लस्सी थी, खजूरें थी और नट्स थे और खुबस उनकी एक रोटी होती है वो थी वहाँ पे, और आब ज़मज़म था। अब मुझे समझ ना आए कि मैं किस सुफरा पे बैठूं, क्योंकि हम लोग तो आपको पता है कि अच्छी खासी जो है वो इफ्तारी करने के आदी होते हैं। तो वहाँ पे उन सब लोगों के लिए उन्होंने मस्जिद नबी के अंदर और मस्जिद नबी के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में जो है सुफरा लगे हुए थे। और वहाँ पे वो इसी तरह मैं फिर एक जगह पे बैठ गया और मतलब वो होता है ना कि जी कोई चीज़ ही नहीं मिल रही है, तो इस तरह आदत नहीं थी कि लस्सी के साथ इफ्तार करनी है या दही खा के या वो डबल रोटी खा के इफ्तार करनी है। तो वो ब्रेकफास्ट का एक ज़हन में सिलसिला चल पड़ा। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता 8 दिन वहाँ पे क़याम था। आप यकीन मानें कि वो 8 दिन फिर कोई मुझे तलब नहीं रही पहले इफ्तारी के बाद कि पकोड़ा समोसा जो है वो नहीं है और कहाँ से मिलेगा, किसी से पूछा नहीं। चाट भी नहीं थी वहाँ पे, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो हम खा सकें। उन्होंने एक थोड़ा सा मसाला सा रखा होता है जो दही में मिक्स करके आप खा सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा स्पाइसी जो लोग खाना चाहें तो वो उसको डाल के तो वो मसाले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह 8-10 दिन जब मेरा वहाँ पे स्टे हुआ मदीना शरीफ में तो बहुत मज़ा आना शुरू हो गया। और फिर पता चला जी कि मस्जिद नबी के हाथे से बाहर जो है पाकिस्तानी डिशेस भी लोग जो है वो इफ्तारी में लोगों को देते हैं, जैसे कि बिरयानी है, चने चावल है, सालन है मुख्तलिफ़ किस्म का। तो अगर आप मस्जिद नबी से बाहर इफ्तारी थोड़ा सा करना चाहते हैं तो वो भी हरम का ही हिस्सा है, मगर ये है कि वहाँ पे आपको इस तरह के पकवान और खाने भी मिल सकते हैं। मगर आप यकीन करें कि मैंने वो ट्राई नहीं किया और मैं इसी तरह की इफ्तारी जो है वो करता रहा और फिर मुझे बहुत मज़ा आया। तो अल्लाह पाक ने मुझे फिर हर साल वहाँ पे बुलाया। मक्का शरीफ में भी इसी टाइप की इफ्तारियाँ थी, उसमें भी फिर ये है कि सारी इसी तरह की चीज़ें होती थी। तो यहाँ पे हम जो है वो देखें ना कि अभी भी मैं उम्रे से वापस आया हूँ लास्ट वीक में, तो इसी तरह की इफ्तारियाँ वहाँ करके आए हैं। तो माशाल्लाह से मैदा बहुत ही अच्छा काम करता रहा, मगर क्योंकि 8-10 दिन यहाँ पे फिर रोज़े रखे और यहाँ फिर इफ्तारियाँ थी और वही सूरत हाल यहाँ पे रही। और लोगों से मिल के यही महसूस हुआ कि हर दूसरा बंदा जो है वो मैदे के अमराज में मुब्तला होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ठंडा यख पानी पिया जाता है, उसके बाद पकोड़े, समोसे, चटनी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, बहुत सारे दही भल्ले हो गए, चाट होगी, चना चाट होगी, ये खाते हैं। और फिर ये है कि बहुत सारे स्टमक के जो है वो मसाइल होते हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों को पहले से एच पलोरी होता है, यानी कि एक वायरस जो है वो मैदे में बैठा होता है, उन लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। अब चूँकि रोज़े तो गुजर गए तो मैंने कहा कि सेहत और ईद का एक प्रोग्राम छोटा सा आपके साथ करते हैं, ताकि आप लोगों को बताएं कि ईद के ये 3-4 दिनों में बहुत सारी दावतें होती हैं। कहीं आप मेहमान होते हैं, कुछ लोग आपके घर आके मेहमान बनते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा भी खाएं तो सारा दिन आप ये देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम खा लेते हैं।
मीठी ईद भी इसको कहा जाता है, और मिठाई वगैरह और शीर खोरमा इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे घरों में पकाई जाती हैं। और फिर हम सारा दिन अपने मेहमानों के साथ थोड़ा थोड़ा सा खाते रहते हैं, क्योंकि मैदे को इतनी ज़्यादा जो है वो आदत नहीं होती। 16 घंटे का फास्टिंग होता है रोज़ा, चूँकि हमने गुजारा होता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ईद के पहले दिन जो है आप लोग कोशिश करें कि थोड़ी मिकदार में खाना खाएं। पेट भर के एकदम दोपहर को जो है वो खाना ना खा लें, या सुबह ब्रेकफास्ट में जो है वो इतना ज़्यादा नाश्ता ना कर लें कि आपको खुदा न खास्ता वॉमिटिंग, नौजिया या मोशन जो है वो शुरू हो जाए, या आपके पेट में दर्द हो जाए और ईद का मज़ा जो है वो दोबारा ना रहे। तो कोशिश करें कि जैसे ईद के रोज़े हमने 30 माशाल्लाह से गुजारे हैं, इसमें हमारे मामला जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे रखे, हमें तौफीक दी कि हमने इबादत अच्छे तरीके से गुजारी। इसका तरीका भी यही इस्लाम में है कि आप कोशिश करें कि थोड़ा जो है वो पेट में जगह रख के आप खाना खाएं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा खाना ना खा लें कि सांस लेना भी आपके लिए मुश्किल हो। तो कोशिश करें कि रेगुलर बेस पे जो है वो आप लोग इतना ही खाना खाएं जितना कि आप जो है वो बेहतर तरीके से उसको डाइजेस्ट कर सकें। होता यूँ है कि एक ही पहले दिन, क्योंकि बहुत सारे दिनों के बाद दोपहर का खाना बन रहा होता है, तो बहुत सारी डिशेस जो है घरों में बन जाती हैं, जिसमें बहुत मिर्च मसाले भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बिरयानी आ जाती है, फिर ये कि चिकन मसाला, चिकन कड़ी, इस तरह की मुख्तलिफ डिशेस जो है वो बनती हैं, जिससे कि आपके स्टमक को इतनी ज़्यादा वो आदत नहीं होती, और फिर आप बहुत ज़्यादा जो है वो खाना पहले दिन खा लेते हैं, फिर रात तक आपको भूख नहीं लगती। और बाज़ लोगों को हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल की तरफ या क्लिनिक्स की तरफ जा रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेट उस दिन फिर हॉस्पिटल्स में भी इतनी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज और क्लिनिक्स, तो आपको पता है प्राइवेट क्लिनिक जो हैं वो बंद ही होते हैं। तो अपने आप को इस तरह की सूरत हाल से बचाने के लिए कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो है वो रिदम में आएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ना कि आप रेगुलर जो है वो यही समझें कि आज ही हमने खाना है और कल फिर हमने दूसरों के घरों में जाके खाना है, तीसरे दिन फिर हमने खाना है। तो ये 3 दिन तो ईद के हैं ही हैं, मगर हमारे चूँकि ट्रेडिशन ऐसा होता है कि पूरा हफ़्ता ही जो है वो हम ईद मना रहे होते हैं, और फिर बारबेक्यू का सेशन भी हम लोग जो है शाम के टाइम जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसमें भी बारबेक्यू का भी मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि आप लोग एहतियात के साथ खाएँ, क्योंकि जब आप कोयले के ऊपर इसको करते हैं तो कार्बन बाज़ दफ़ा जो है वो चिकन को लग जाता है, जो कि आपको मोशन लगने का बायस हो जाता है। कार्बन जब हम इंटेक करते हैं तो ये कैंसर का भी बायस बनता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा बारबेक्यू भी इस्तेमाल ना किया जाए, और उसमें भी जो स्पाइसेस मिर्च मसाले लगे होते हैं, अगर आप होटल्स में जाते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी उसको 24 घंटे पहले जो है मैरिनेट किया होता है। तो इसमें कोशिश करें कि उनको कहें कि इसको वॉश करके अगर आप लगाएं तो आप लोगों के लिए बेहतर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको कुछ और टिप्स देते हैं कि ईद आपने कैसे मनानी है। स्टे विद अस। जी, मैं बता रहा था ब्रेक से पहले कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आप होटल्स में भी जाते हैं तो अपने जो बारबेक्यू अगर आप लोग खाना चाहते हैं, ख़ुद भी और बच्चे भी, तो उन्हें क्या थोड़ा इसको वॉश कर दें, क्योंकि मिर्च मसाला इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लगाया होता है, जिससे कि आपके मैदे में जो है वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर अगर हम बात कर लें कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो है वो ईद किस तरह मनाएं, तो उनको चाहिए कि वो मीठे का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि रोज़ा रखने से उनकी शुगर माशाल्लाह से, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का समझे कि इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने कहा जी कि हमें रोज़ों में कोई मसला नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा हमें डोजेज़ जो है वो इंसुलिन की नहीं लेनी पड़ी और इतनी ज़्यादा हमें टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज़ के पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी रोज़ों में माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ, मेरी दुआ भी है कि आप लोग आम दिनों में भी अगर कंटिन्यूटी में इस तरह का परहेज़ अपने साथ लाजम कर लें, तो आप लोगों को बहुत कम जो है वो मेडिसिन ब्लड प्रेशर की और ये शुगर की पेशेंट जो मेडिसिन है वो आप लोगों को कम से कम लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि लोग जो है वो एकदम रोज़ों के बाद ज़्यादा खाने की वजह से इंसुलिन के जो हैं यूनिट्स से ज़्यादा लगा लेते हैं जी, कि हम चलें 50 यूनिट या 100 यूनिट लगा के तो अच्छा खासा खाना खा लेते हैं। तो भाई जितनी भूख होगी आप उतना ही खाएंगे। शुगर पेशेंट जो है 3 टाइम के बजाय मैं कहता हूँ 6 टाइम खाएं, मगर थोड़े पोर्शन में जो है अगर आप खाना खाएंगे तो आपके लिए जो है वो बेहतरीन हो जाएगा।
नेक्स्ट सीज़न भी आपके लिए अच्छा होगा। तो कोशिश करें कि रेगुलर बेस पे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट अपनी मेडिसिन जिन्होंने कम कर दी थी रोज़ों में, और शुगर के मरीज़ों ने जिन्होंने मेडिसिन अपनी कम कर दी थी, एक हफ़्ता मॉनिटर करके फ़ास्टिंग और रैंडम दोनों जो है, फ़ास्टिंग जो है नाश्ते से पहले आप करेंगे, वो आपकी 120 से नीचे आनी चाहिए, बिलो 120, और 180 से नीचे, 170 से नीचे जो है रैंडम होनी चाहिए, जो कि 2.5 से 3 घंटे बाद आप जो है वो मॉनिटर कर लेते हैं। कोशिश करें कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो लेबॉर्ट्री से डीप ब्लड दे के जो है वो अगर अपनी शुगर चेक करवाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, ना कि घरों में जो है आपने अपने मॉनिटर्स रखे होते हैं। बाज़ दफ़ा सेल का मसला होता है और वो ब्लड प्रेशर भी आपका ठीक नहीं दे रहा होता और शुगर भी जो है वो आपकी सही मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती, तो इंसान को पता नहीं चलता कि मेरी शुगर ठीक है या ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि रेगुलर बेस पे हफ़्ते में 1 से 2 महीने में 1 से 2 मरतबा जो है वो आप अगर लेबॉर्ट्री से डीप ब्लड दे के डायबिटीज़ अपनी चेक करवा लें। फिर HbA1c टेस्ट है, इसमें भी आप लोग चेक करवा लें अपना कि 3 महीने की शुगर आपकी कैसी रही है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में भी आप ये देखें कि हम मुंह के जायके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बदपरहेज़ी और मुख्तलिफ़ किस्म के जूसीस शरबत जो है वो बना के हम पीते हैं। तो अभी ईद का जो दिन है इसमें कोशिश करें कि इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो एकदम आप लोग ना यूज़ करें, क्योंकि आपके किडनी को इन चीज़ों की आदत नहीं होती है। रोज़ों में आप लोगों ने इतनी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं यूज़ की होती, तो एकदम कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो आप अगर कहीं मेहमान बनते हैं 1 से 2 या 3 4 घरों में, तो 1 गिलास भी पिएँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों को मसला हो सकता है। एक अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो 33 गिलास अगर आप पानी पिएंगे तो उसका असर ज़ायल होगा। यहाँ पे आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे 33 गिलास अगर आप वाटर पिएंगे तो उसका जो है वो असर ज़ायल होगा। 12 गिलास अगर दूध पिएंगे तो एक कोल्ड ड्रिंक्स का असर ज़ायल होगा। तो ये देखें कितनी हार्मफुल है, और इसमें जो एस्पेर्टेम शुगर जो डाली जाती है वो ज़्यादा हार्मफुल है आम चीनी की बनिस्बत। और एस्पेर्टेम जो है वो आजकल हम देखते हैं कि मिठाइयों में भी बहुत ज़्यादा डाली जाती है, और कहा जाता है कि शुगर पेशेंट के लिए मिठाई तैयार है, और उसका रेट जो है अगर 800 रुपये किलो एक आम मिठाई है तो वो 1500 रुपये किलो मिल रही होती है। तो ये एक धोखा है। कोशिश करें कि आप लोग इसकी तरफ ना जाएं कि आपको शुगर की लेस मिठाइयाँ जो हैं वो मिल रही हैं। आप कोशिश करें कि जो आम मिठाई थोड़ी बहुत आपने खानी है, और अपनी रेगुलर एक हफ़्ता जो है वो मैंने कहा है कि मॉनिटर करके अपने उसी रूटीन में अगर आप रोज़ों के बाद आएँ तो आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो अच्छी होगी। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है नाजरीन, उनको भी चाहिए कि वो बड़े गोश्त से कोशिश करें, चिकनाई वाली चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े खैर वाफ़ियत से गुज़र गए, इसमें बहुत ज़्यादा चिकना आपने खाया, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई, तो फिर हमारा तो ये बनता है कि ईद के बाद लिपिड प्रोफाइल भी हमें करवा लेना चाहिए। और ये निहार मुंह हमेशा जो है वो अच्छा होता है, जिसमें 8 से 10 घंटे आपने कुछ ना खाया हो, तो फिर ये लिपिड प्रोफाइल भी जो लोग दिल के अमराज में मुब्तला हैं, क्योंकि उनको ये मेडिसिन जो है कोलेस्ट्रॉल की ये लाइफ टाइम जो है वो खून पतला करने की मेडिसिन खानी पड़ती है। तो बदपरहेज़ी तो हम करने के आदी हैं और बदपरहेज़ी जो है वो करते रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि रेगुलर बेस पे आप लिपिड प्रोफाइल भी अपना जो है वो दिल के पेशेंट या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो अगर कर लें, तो इनको चाहिए कि रेगुलर बेस पे अपना 3 महीने बाद लिपिड प्रोफाइल अगर करवाएंगे तो फिर आपकी जो है वो सही तरह पता चलेगा डॉक्टर साहब को कि आपका कोलेस्ट्रॉल किस लेवल पे जा रहा है, आपकी कहीं खून की नालियाँ तो नहीं तंग हो रही। तो अपने जितने भी आपकी ऐसी बीमारियां नाजरीन हैं जो कि लाइफ टाइम आपके साथ ट्रैवल करेंगी, उनको आपने एहतियात के साथ ईद के दिनों में जो है वो कैरी ऑन करना है, क्योंकि वही बात मैंने पहले भी बताई कि ईद के दिनों में इतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कोशिश करें कि जो है परहेज़ इलाज से बेहतर कहा जाता है, तो थोड़ा खाएं, ज़रूर खाएं, अपनी लाइफ को एंजॉय करें अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ। मगर जो मैंने टिप्स आप लोगों को दी हैं, कोशिश करें मिर्च मसाले ना हों इसमें, और ज़्यादा ठंडा पानी, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके खून की नालियों को कंट्रैक्ट करते हैं। जो ठंडे पानी है ये बर्फ़ जमी होती है, और अमूमन ये होता है कि जैसे लाइट का बड़ा मसला हो गया कि लाइट आ रही और जा रही है, और घरों में जो है वो आप लोग बर्फ़ नहीं जमा पा रहे और बाहर से आप लोगों को बर्फ़ लेनी पड़ती है। तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि जो बर्फ़ हम लेके आ रहे हैं वो किस पानी से हमें जो है वो उन्होंने बना के दी है। और बहुत दफ़ा तो मैंने ऐसा देखा है कि उन ब्लॉक्स में जो है वो मक्खी, मच्छर और छिपकली तक भी जो है वो उसमें आई होती है। तो कोशिश करें कि आप लोग घर में ही अपना जो मिनरल वाटर आप लोग यूज़ करते हैं या उबाल के पानी इस्तेमाल करते हैं,
उसी से आपने जो है वो बर्फ़ को जमा के रखना है। टैप वाटर से बर्फ़ ना जमाएं, क्योंकि हम कहते हैं जी हम तो मिनरल वाटर यूज़ करें, क्यों हमारा मैदा ख़राब हो गया, क्यों हमें मोशन शुरू हो गए, क्यों हमें उल्टी आ रही है। तो जो आपने बर्फ़ टैप वाटर से जमाई थी वो आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो आपने पानी में डाल के अगर पीनी है तो वही आपको प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। क्योंकि कई साल जो है 6-6 महीने साल जो है वो हम अपनी जो पानी की टैंकी हैं वो वॉश नहीं करते, जिससे कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो जन्म लेते हैं और उसी टैप वाटर से कई दफ़ा हमारे बच्चे भी पानी पी रहे होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो पानी उबाल के इस्तेमाल करते हैं या मिनरल वाटर है आपका, तो उसी से अगर आप बर्फ़ जमा के इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो नॉर्मल जो रेंज है, नॉर्मल जो पानी है उसमें अगर आप अपना पीना शुरू करें तो आपको गले की बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि गर्मियां आनी तो हैं मगर आपने कोशिश करनी है कि अपने जो है पानी के साथ ऐसा नाता बनाएं कि उसको नेचुरल वाटर जो है वो आप इस्तेमाल करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको मज़ीद कुछ हम टिप्स देंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सेहत और ईद के साथ आपका मेज़बान आपके साथ है और हमारी बातचीत चल रही थी ईद के हवाले से कि हम ईद के दिन को कैसे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की हैं। अब वक्त ऐसा है कि ईद के तीनों दिन आप जो है वो अच्छे तरीके से बदपरहेज़ियाँ तो आप लोगों ने कर ली हैं, मगर अपने लाइफ़स्टाइल को ईद के बाद अच्छा बना सकते हैं। वो इस तरह है कि जो बंदा सुबह हेल्दी नाश्ता करता है वो सारा दिन जो है वो ठीक रहता है। जो लोग हेल्दी नाश्ता नहीं करते हैं इनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, इनकी जो याददाश्त है, अर्लियर ही देखें हमारे बच्चों की याददाश्त जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गई है। तो ईद के बाद ये हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है रमज़ान मुबारक के बाद कि हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें। सोने उठने की जो हैबिट्स हमने रमज़ान मुबारक में ख़राब की थी इसको अच्छी कर लें कि जल्द सोएं और जल्द उठें। ये सेहत की निशानियों में से। और फिर फैमिली पूरी को मैं एडवाइस करूँगा कि बच्चों के साथ मिल के जो है वो नाश्ता करने के आदी बन जाएं। हमारे घरों में होता यूँ है कि कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, और हमारी ज़िंदगियों से दोपहर निकल गई है। सुबह होती है और शाम हो जाती है, और जब हम होते थे हमारी तो दोपहर भी होती थी। और वालिद साहब कहते थे कि आपने ये दोपहर का स्कूल से आए हैं, कॉलेज से आए हैं, खाना खा के इतने घंटे जो है वो आपने आराम करना है, उसके बाद आप उठेंगे तो आपको फ़लाँ चीज़ हम बना के देंगे। तो हम इसी शौक़ में जो है वो दोपहर को 1-2 घंटे जो है सो जाते हैं। इस्लाम में भी कहा जाता है कि कुलूला जो है वो करना चाहिए, दोपहर के खाने के बाद, नमाज के बाद आधा घंटा ही सो जाएँ। मशरिक़ वस्ता में अक्सर मेरा जाना होता है, तो वहाँ पर लोग जो है वो ज़ोहर से 2 घंटे का वक्फ़ा जो है वो खाने का, ज़ोहर की नमाज का और सोने का थोड़ा वक्फ़ा करते हैं। और उन लोगों की सेहतें बहुत अच्छी हैं। खुराक का ख़ास ख्याल रखें। सुबह हेल्दी नाश्ता जो है वो आप लोगों ने करना है। कोशिश करें कि अगर आपको देसी घी एसेंस से बगैर, जी हाँ, नाम के तो बहुत देसी घी हैं, मगर अच्छा अगर देसी घी आप लोग ख़ुद निकाल सकें, घर में अवेलेबल हो या कहीं से आपको मिल जाए, तो ना सिर्फ ख़ुद खाएं बल्कि बच्चों को भी वही दें। क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट का अब ये राय है कि ये आपकी बॉडी टेम्परेचर के साथ मुताबिकत रखता है और जमता नहीं है और आपको हार्ट अटैक से बचाता है। अब आपके घरों में जो तेल है, कुकिंग ऑयल है, इसके ऊपर आपने बड़ी सोच विचार करनी है। दुनिया में जो सबसे अच्छा तेल है वो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, जो कि जमता नहीं है। अगर आप 2 दिन भी खाना पड़ा रहे तो नहीं जमता। जबकि आप होटल से किसी भी खाना ले आएँ, 1-2 घंटे बाद देखें उसके ऊपर अजीब सी चिपरियाँ बनी होती हैं और वो अंदर जाके हमारा क्या हशर करता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सरसों के तेल को आप लोग ज़्यादा फोकियत दें आम खानों के तेल से। ऑलिव ऑयल थोड़ा सा महंगा है, अगर अफोर्ड कर सकें तो इससे अच्छा कोई नहीं है। जब आपकी कुकिंग पूरी हो जाए 2-3 चम्मच आपने उसके ऊपर डाल देना है। इसको पकाना नहीं होता, वरना इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है ऑलिव ऑयल्स की। तो कोशिश करें कि सुबह जो है वो अंडा आप उबाल के इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा ज़्यादा है। इसमें विटामिन ए है, ये आपको अंधेपन से बचाता है। तो उबला हुआ अंडा, 1 से 2 अंडे जो है वो आप उबला हुआ अंडा लेंगे तो आपको इसका फ़ायदा है। जो जैम जेलियाँ हम डाल के उसको बनाते हैं वो सिर्फ मुंह के जायके लिए होता है और उसमें से सारे विटामिन जो हैं वो निकल जाते हैं।
चाय की बजाय मैं ये समझता हूँ कि आप लोग नीम गर्म दूध में 1 चम्मच शहद डाल के डेली आप ख़ुद भी लें और बच्चों को भी लें, क्योंकि हम देखें कि छोटे छोटे से बच्चे आ रहे हैं जो किसी फोर्सेस में भी नहीं जा सकते, उनके कद ही छोटे हैं, पूरी खुराक ही उनको नहीं मिलती है, जिसके लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं। नीम गर्म दूध दें, 1 चम्मच शहद डाल के। जो माएँ बच्चों को दूध और दही में बहुत ज़्यादा चीनी डाल के देते हैं तो वो इनकी बॉडी से कैल्शियम निकाल देता है और उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, वो इसी तरह जो है वो आउट हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप वैसे ही उनका टेस्ट एक डेवलप कर दें सुबह नाश्ते में कि चीनी के बगैर, अगर नहीं तो 1 चम्मच शहद जो है वो सारे दिन के लिए अच्छा है। कोई भी फार्मी शहद ले लें, असली शहद मिलना नामुमकिन है, तो शहद को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ये कुरान पाक में जिन जिन चीज़ों का जिक्र है नाजरीन, इन सब चीज़ों को आप ऑलिव्स भी दिन में 5 से 7 ऑलिव्स खाएं, शहद का इस्तेमाल करें, 1 चम्मच डेली आप लोग लें, तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है। फिर दोपहर को जब भी घरों में जिक्र होता है तो शेवर चिकन कहा जाता है, तो शेवर चिकन को मैं तो चिकन मानता ही नहीं हूँ, ये बिजली का बच्चा है, क्योंकि हिन अगर आप देखें तो उसके स्पेलिंग ही अलग है और 6 से 8 महीने में वो सिर्फ आधा किलो का होता है, जबकि ये शेवर चिकन जो हमारी ज़िंदगियों में शामिल कर दिया गया है ये 1.5 किलो का हो जाता है 1 से 2 महीने में। तो फिर जितनी ज़्यादा इसको डाइट देते चले जाते हैं, हार्मोन्स डाइट होती है, इसका वेट बढ़ता चला जाता है। और अनमैरिड बच्चियों में भी मैं देखता हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है बहुत ज़्यादा है और हार्मोन्स डिस्टर्बेंस जो है वो बच्चियों में बहुत ज़्यादा आ रही है, जेंट्स में भी आ रही है। तो कोशिश करें कि इसको अपने घर में इतनी ज़्यादा जगह ना दें, इसकी जगह हफ्ते में 1 से 2 मरतबा जो है वो देसी चिकन आप लोग खा लें, मटन खा लें, बीफ खा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। शेवर चिकन को जो है वो इतना ज़्यादा जो है प्रेफर ना करें, क्योंकि सब फास्ट फूड में शेवर चिकन ही है। तो कोशिश करें कि कम से कम जो है वो इसका इस्तेमाल करें, आप लोगों की हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। जो बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पे शेवर खा रहे होते हैं, आप देखिए कि उसी तरह वो फूल जाते हैं, वो हमें खूबसूरत तो बहुत लग रहे होते हैं मगर उनके अंदर ताकत नहीं होती, थोड़ी देर वो भाग नहीं सकते हैं। तो शेवर चिकन का भी यही काम है कि वो ख़ुद तो भाग नहीं सकती है, तो हमें उसने क्या भगाना है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। दालों में भी उतनी ही प्रोटीन है। आप सफ़ेद चने, बीन्स बच्चों को जो है वो हेल्दी डाइट में शामिल होते हैं। सुरख लोबिया है, वाइट लोबिया है, चने हैं, काले चने बहुत ताकतवर चीज़ होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने शेवर चिकन खाना है। सब्ज़ियाँ जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो अनीमिक हैं हमारे बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए ये पालक हो गया, मेथी हो गया, ये बहुत अच्छा है। हफ्ते में 1 से 2 बार जो है सब्ज़ पत्तों वाली खुराकें, दालें, सब्ज़ियाँ जो हैं ये रूटीन में एक बना लें, तो ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि रात को जल्द अगर आपने सोना है तो खाने से 2 से 3 घंटे पहले, सोने से पहले आपने अपना खाना रात का खा लेना है, ताकि वो जल्द डाइजेस्ट हो जाए। जब हम खाना खा के वहीं ढेर हो जाते हैं, टेलीविज़न देखते रहते हैं और सो जाते हैं, तो फिर हमें डाइजेस्टिव ट्रैक में बर्निंग शुरू हो जाती है, जलन आम होती है, भूख ख़त्म हो जाती है, गैसेस पैदा होती हैं, कब्ज़ हो जाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें जो हैं, अगर आपने ज़्यादा टफ़ चीज़ें खाने हैं तो सोने से 2-3 घंटे पहले जो है वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। नाज़रीन, ये कुछ ईद के हवाले से और सेहत के हवाले से हमने बातें की हैं, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। एक मरतबा हमारी और K2 TV की जानिब से आपको दिली ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।